टू द चैनल। आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपको वो टॉपिक कैसे पढ़ना है तो इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। हैना अरेंट के बारे में हम आज के पढ़ने वाले हैं। तो हैना अरेंट ये आपको दिख गई होंगी। इनके हम कोट्स पढ़ेंगे, इनकी बुक्स पढ़ेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डिटेल्ड वीडियो अगर आप हैना अरेंट की देखना चाहते हो तो अभी सागर सर हैं, इनका चैनल है IAS मैराथन, जहाँ पे मैंने भी 2-3 लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो आप वो देख सकते हो। उन्होंने WPT की एक प्लेलिस्ट बनाई है, WPT यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसमें उन्होंने एरिस्टोटल, प्लेटो, लॉक, हॉब्स और सॉक्रेट्स, कॉन्फ्यूशियस, ये 4-5 थिंकर कवर कराए हैं और ये थिंकर भी वो डिटेल में कवर करवाएंगे। तो तब आप वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन अभी एग्ज़ाम पास आने वाला है तो मैंने सोचा मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वो WPT का पढ़ रहे हो, पॉल थ्योरी का पढ़ रहे हो, IPT का पढ़ रहे हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ो कि पेपर का जो पैटर्न है आजकल कोर्स पे ज़्यादा फोकस करने लग गया है। आजकल अननोन बुक्स भी पूछे जाने लगी है। आजकल जो कॉन्सेप्ट्स है यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, वो ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। तो हमें इनकी थिंकिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो लेना देना है वो है हिटलर के साथ। तो आज की जो हमारी ट्रिक्स होंगी जिससे हम सारी बुक्स, कॉन्सेप्ट्स और कोर्स याद करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें हिटलर शामिल होंगे। क्योंकि जो इनके आइडियाज़ थे, इनकी बुक्स थी, वो सब किसके अगेंस्ट में थी या किसका प्रभाव था उन पे? क्योंकि हिटलर का प्रभाव था। वो कैसे था अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और आपको इस स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ते हो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पक्का आराम से 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी, मेरे जो मार्क्स आए थे 99.4, वो यही इसी थॉट प्रोसेस से पढ़ा था मैंने, तभी आए थे। तो ये कोई ऐसे किसी पिटी स्ट्रैटेजी है नहीं, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बेसिस पे आपको बता रही हूँ। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो शी वॉज बॉर्न इन 1906 इन जर्मनी। तो हैना अरेंट का जन्म जो हुआ था 1906 जर्मनी में हुआ था। देन बात करें, शी वॉज अ जर्मन ज्यू हु सफ़र एट द हैंड्स ऑफ हिटलर। जैसे मैंने आपको बताया वो ज्यूज़ थे, और आपको पता है हिटलर जो थे वो ज्यूज़ के कितने अगेंस्ट में थे, राइट? नाजी जर्मनी में उनका जब कंट्रोल हो रहा था तो ज्यूज़ को उन्होंने कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। तो वो खुद एक ज्यू थी। कौन? हैना अरेंट। वो जर्मनी में पैदा हुई थी, इसलिए उनकी जो थिंकिंग थी, उनके आइडियाज़ आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर उन्होंने USA में जाके मतलब हिटलर जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे जब, तो वो USA भाग गई थी। ठीक है, ये था इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आप जब भी कोई आइडिया, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, तो ये चीज़ दिमाग में रखना हमेशा कि वो हिटलर के इन्फ्लुएंस से होके उनके थॉट प्रोसेस, उनके आइडियाज़ वैसे हो गए थे। अब बात करते हैं मेजर वर्क्स की कि कौन से जो क्रोनोलॉजी में भी पूछने लग गया है आजकल, तो क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो गई है। इनफैक्ट पहले तो सिर्फ जो एक ही थिंकर थे उनकी बुक्स लेकर उनकी क्रोनोलॉजी पूछता था, लेकिन अब क्या करने लग गया है, अलग अलग थिंकर की बुक डाल देगा 4-5 और फिर उसको बोलेगा क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। अब आपको हर बुक का ईयर तो याद होगा नहीं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा थिंकर पहले आया, कौन सा बाद में। ठीक है, तभी आप उसको क्रोनोलॉजी में लगा पाओगे, राइट? जैसे आपको पता है सबसे पहले प्लेटो आया, फिर एरिस्टोटल आया, देन आप लास्ट में कहीं माओ, हैना अरेंट, ये सब लेटेस्ट थिंकर आते हैं, फिर मैकेबली वगैरह ये सब। तो अगर आपको बुक्स आती हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए और आपको उन चारों बुक्स के बारे में पता है कि ये किसकी बुक है, तो आपको बस ये उनकी क्रोनोलॉजी लगा दो कि प्लेटो पहले आया था तो ये प्लेटो की बुक पहले लिखी गई होगी, फिर एरिस्टोटल की तीसरी बुक है तो एरिस्टोटल की बुक उसके बाद लिखी गई होगी। तो वो क्रोनोलॉजी में लग जाती है, लेकिन वो तभी लग पाती है जब आपको जो थिंकर है उनकी खुद की बुक भी क्रोनोलॉजी में याद हो। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनके बुक्स पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म पहली बुक। तो मैं आपको ट्रिक बताती जाती हूँ साथ साथ कैसे आपको ये क्रोनोलॉजी में याद रखना है, और अगर क्रोनोलॉजी में भी याद हो जाएगा प्लस आपको हैना अरेंट की सारी बुक्स भी याद हो जाएंगी, और एक्स्ट्रा जो न्यू बुक्स हैं कुछ वो भी हम पढ़ लेंगे। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म उनकी पहली बुक। अब टोटलिटेरियनिज्म से आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि जब हिटलर थे तो हिटलर से हमें सबसे पहले याद आता है कि वो टोटलिटेरियन थे। ठीक है, सब कुछ वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, इसलिए हम हिटलर को टोटलिटेरियन बोलते हैं। ठीक है, बहुत डिक्टेटरशिप करी थी इन्होंने। तो ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, देन द ह्यूमन कंडीशन। अब जब टोटलिटेरियनिज्म आया तो क्या हो गया, ह्यूमन कंडीशन जो थी, लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई। तब वो लोगों की कंडीशन जब ख़राब हो गई तो उन्होंने रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। अभी सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है, लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा ये ट्रिक नेक्स्ट स्लाइड में।
अभी हम सिर्फ, मैं आपको जो बोल रही हूँ आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो और साथ साथ स्लाइड्स देखते जाओ। तो फिर ह्यूमन कंडीशन खराब हो गई, अब लोगों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे कि भाई हमारी कंडीशन सुधारो। तो उनकी तीसरी बुक ऑन रेवोल्यूशन। देन ऐशमैन इन जेरूसलेम, अ रिपोर्ट ऑन द पेनल्टी ऑफ ईवल। तो जब लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, रेवोल्यूशन कहाँ शुरू करा उन्होंने, जेरूसलेम में शुरू कर दिया। तो इतना रेवोल्यूशन शुरू कर दिया कि उनको ईवल फेस करना पड़ा, क्योंकि अब हिटलर है, हिटलर तो रेवोल्यूशन सहेगा नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा ईवल फेस करना पड़ा। तो उन्होंने उस पर ईवल पे, मतलब जो रेवोल्यूशन में जितना ईवल हुआ ना, तो हैना अरेंड ने उस पर एक रिपोर्ट लिख डाली, पूरी की पूरी एक रिपोर्ट लिख डाली। अभी आपको पता है कि बुक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, कि बुक्स के अंदर की जो मेन थीम होती है वो भी आपसे पूछी जाने लग गई है, कि जैसे ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म था, तो इसमें आपकी मेन थीम क्या थी, ह्यूमन कंडीशन में मेन बात हैना अरेंड ने क्या बोली है, तो वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। देन लास्ट बुक जो उन्होंने लिखी, ऑन वायलेंस। अब इनका थीसिस भी पढ़ेंगे, जो एक लव के ऊपर करके कुछ थीसिस है इनका, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ऑन वायलेंस, फिर उन्होंने रिपोर्ट, जब ईवल हुआ तो उस पर रिपोर्ट लिखी, और ईवल के ऊपर, वो ईवल क्या था, वो ईवल था वायलेंस। सबसे बड़ा ईवल क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, वो होता है वायलेंस। सो अब एक बार इस ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इन ट्रिक्स की क्या है, पहले अराइवल ऑफ हिटलर लेड टू द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, देन जिसकी वजह से ह्यूमन कंडीशन बहुत खराब हो गई। देन ये जो मैंने कैपिटल में लिखा है, मतलब वो बुक का नाम है, ठीक है। देन इसलिए हैना अरेंड ने रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन खराब हो गई थी, तो हैना अरेंड ने रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको बुक का नाम आसानी से याद रहेगा कि रेवोल्यूशन किसने शुरू किया था। देन इसी रेवोल्यूशन के ऊपर उसने उसने यानी कि हैना अरेंड ने रिपोर्ट ऑन ईवल लिखी, वही पेनल्टी ऑफ ईवल, एरिकमैन इन जेरूसलेम वाली। देन ईवल जो लिखी, और वो ईवल क्या था, वो था वायलेंस। तो ये क्या ट्रिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको एक दो बारी पढ़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब उनका थ्योरी ऑफ एक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको शायद दो तीन नई बातें सीखने को मिले। पहली बात, ये जो एक्शन था, मतलब इसमें क्या बोलते हैं वो थ्योरी ऑफ एक्शन में, कि एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंकिंग। सिर्फ सोचो मत, जो आपने सोचा है उसको करके भी दिखाओ, ये मतलब वो बोलना चाहती है, सिंपल सी बात। अब ये जो आइडिया है उन्होंने ये लिया था कार्ल मार्क्स से, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी यही बोलते थे कि कंटेम्पलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन। तो एक्शन को वो वीटा एक्टिवा बोलती हैं, और थिंकिंग की जगह वो एक वर्ड यूज करती है, वीटा कंटेम्पलेटिवा, ठीक है। सो आप क्यों कभी कभी क्वेश्चन में एजेशन रीजन में एक्शन या थिंकिंग ना लिख के वीटा एक्टिवा और वीटा कंटेम्पलेटिवा का कॉन्सेप्ट हैना अरेंड का, ये याद रखना। प्लस वो क्रिटिसाइज करती हैं प्लेटो को, और वो बोलती हैं कि प्लेटो जो है वो हमेशा किसको आगे रखते थे, वो थिंकिंग को आगे रखते थे। अगर आपको प्लेटो का थ्योरी याद होगा, तो वो बोलते थे ना, जिसके पास जितना दिमाग है उसके वो उस हिसाब से उसको मेरिट पे मिलना चाहिए। जैसे फिलोसफर किंग है तो ज़्यादा दिमाग है, जो ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी रखता है। देन फिर शोल्डर क्लास, जो ये उन्होंने हायरार्की बनाई थी वो ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग। तो वो बोलते थे कंटेम्पलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो कंटेम्पलेशन को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे और एक्शन को कम सुपीरियर मानते थे। जैसे कि आपने उनका एक हार्डवर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्लेटो का, वो कहते हैं कि हार्डवर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, ठीक है। एक लेबर होता है, लेबर भी हार्डवर्क करता है, ये राइट, बहुत हार्डवर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो कमाता कम है। ऑन द अदर हैंड, जो लेबर जिसके अंडर काम कर रहा है वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, ओनर, और वो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो इसमें वो बोलते हैं कि क्योंकि इस स्मार्ट वर्क है, राइट, तो इसका जो थिंकिंग है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा सोच पाया अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इसलिए स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कंटेम्पलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे एक्शन के। तो अगर वो कंटेम्पलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो इसलिए जो हैना अरेंड थी वो इसको क्रिटिसाइज करती थी, किसको, प्लेटो को। तो आपको दो बातें याद यहाँ पे रखनी है, कि वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करती थी और कार्ल मार्क्स के फेवर में थी, किस कॉन्सेप्ट को लेकर, एक्टिवा और वीटा कंटेम्पलेटिवा वाली कॉन्सेप्ट को लेकर। अब इन्होंने एक्शन के अंदर तीन एक्शन बताए। पहला एक्शन था लेबर, देन वर्क और देन एक्शन, LWA, लवा, ठीक है। एक्शन लावा, ऐसे आप याद रख लो, एक्शन लावा, लावा जैसा साउंड कर रही है। तो हैना अरेंड जो है वो लावा लिखती हैं, लावा एक्शन की बात करती हैं, लावा यानी कि लेबर, वर्क और एक्शन। अब आपने ये शायद ना पढ़ा हो कि लेबर में वो क्या बोलती है, लेबर को बोलती है ह्यूमैनिटी एज एनिमल लेबरेंस, ठीक है, जिसमें वो मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल, या फिर जून पॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट देती है। जून पॉलिटिकल यानी कि सोशल एनिमल है, आदमी जो है वो एक सोशल
एनिमल है, सोशल बीइंग है। अब मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल किसने बोला है? एरिस्टोटल ने बोला है। पर सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आया था कि मैन इज अ जून पॉलिटिकन, एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था, और वो हैना अरेंड की स्टेटमेंट थी कि हैना अरेंड ने ऐसा बोला है। तो बच्चों ने वो स्टेटमेंट वन समझा कि अच्छा जून पॉलिटिकन यानी कि सोशल एनिमल, तो एरिस्टोटल ने बोला होगा, तो ये हैना अरेंड तो कभी बोल नहीं सकती, तो सबने स्टेटमेंट वन पे फॉल्स कर दिया। बल्कि ये स्टेटमेंट सही थी कि हैना अरेंड ने जून पॉलिटिकन बोला था। इसके कॉन्टेक्स्ट में वो एनिमल लेबरेंस की बात करती है। ठीक है, फिर वर्क, ह्यूमैनिटी एज होमोफैबर, तो ये भी बहुत बार ये जो टर्म्स है ना, कीवर्ड्स, ये याद रखना। होमोफैबर भी बोलती है वो वर्क को, क्या बोलती है? होमोफैबर। और एक्शन के लिए वो क्या क्या बोलती है? ह्यूमैनिटी एज जून पॉलिटिकन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये लेबर, वर्क और एक्शन किस में आते हैं? एक्शन के ही सब पार्ट्स है, वीटा एक्टिवा के अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं। वर्क को होमोफैबर बोलती है, लेबर को एनिमल लेबरेंस बोलती है, और एक्शन को वो जून पॉलिटिकन बोलती है। कि वो मैन जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो सोशल बीइंग है, वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता, जो कि उसके एक्शन में भी दिखता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं समझेंगे, जैसा सिर्फ क्वेश्चन आता है वैसे ही समझ रहे हैं। तो अब इसके कुछ एक एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, जो कि आपको एजर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ये लाइन आ जाए, पर अगर अगर उस स्टेटमेंट में या उस एजर्शन में ये बात हो रही है कि मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में कोई बोल रहा है, ठीक है, कोई ऐसी लाइन है जो मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, और ऑप्शन में आपके पास हैना एरेंट है, तो 99% चांसेस है कि वो हैना एरेंट ही होगा उसका आंसर। ठीक है, तो मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म गिव राइज टू टोटलिटेरियनिज्म। प्लस अगर टोटलिटेरियनिज्म भी लिखा हो तो आपको सीधा हिटलर याद आएगा। हिटलर के एक ही थिंकर है डब्ल्यूपीटी में जो हिटलर के खिलाफ या हिटलर के टाइम पे रही हैं, वो हैना एरेंट। ठीक है, सो आपको यही हैना एरेंट ही याद आनी चाहिए। और उनको ऐसा लगता था कि टोटलिटेरियनिज्म क्यों आया जर्मनी में, जो हिटलर आए तो टोटलिटेरियनिज्म आया। वो क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे हिटलर के आने से पहले मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, लोग बहुत मॉडर्न हो गए थे, कैपिटलिज्म आ चुका था, प्रॉफिट के ऊपर सब प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहे थे। तो इसी के चक्कर में उनको लगता था कि टोटलिटेरियनिज्म आया और हमारे ज्यूज के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलते हैं कि सर्च ऑफ मार्केट रिजल्टेड इनटू इंपीरियलिज्म एज वेल एज राइज ऑफ रेशियलिज्म। अब ये जो येलो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं ना, आपको बस इस पे फोकस करते जाना है। जहाँ पे ये वर्ड्स दिखे मतलब हैना एरेंट की बात हो रही है। ठीक है, और लोगों ने जब मार्केट्स को सर्च करना शुरू किया, कंपटीशन आ गया मार्केट में, तो जब उन्होंने शुरू किया तो इंपीरियलिज्म एज वेल एज राइज हुआ किसका? रेशियलिज्म का। तो जहाँ पे रेशियलिज्म की बात हो, रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि वो जूस थी और जूस क्या था, उनका एक अलग रेस था, राइट, तो इसलिए उनको रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इंपीरियलिज्म भी आ गया था, तो दैट्स वाई वो इसकी बात करती है। तो टोटलिटेरियनिज्म, इंपीरियलिज्म और रेशियलिज्म जैसे कीवर्ड हैना एरेंट से याद रखना। ये मैं आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, चाहे आपको कंसेप्ट समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये कीवर्ड्स एक जगह लिख लो बस। दिस रिजल्टेड इनटू इमर्जेंस ऑफ आइडियोलॉजीज लाइक रेशियल सुपीरियरिटी। ठीक है, और ये वो बोलती है कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, जो हमारे जो ज्यूज थे वो तो रेशियली इन्फीरियर हो गए, और जो नाजी जर्मनी में जो नाजीज थे, ठीक है, हिटलर जिनको सपोर्ट करता था, वो रेशियल उनकी सुपीरियरिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इंपीरियलिज्म की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से, मॉडर्निटी की वजह से। देन एक्सपेंशनिस्ट नेचर ऑफ कैपिटलिज्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर्स अमॉन्ग नेशन। तो देखो कैपिटलिज्म को की बुराई हो रही है यहाँ पे, राइट, तो कैपिटलिज्म की बुराई हो रही है, मॉडर्निटी की बुराई हो रही है, रेशियलिज्म, इंपीरियलिज्म, तो हैना एरेंट की बात हो रही है इसका मतलब। तो एक्सपेंशनिस्ट नेचर ऑफ कैपिटलिज्म जो है, वो बोलते थे कैपिटलिज्म इतना बढ़ गया कि लोग जो थे वॉर करने लगे, नेशंस में आपस में वॉर होने लग गया। ठीक है, देन she also holds economic crisis and destruction of stable context of social life during interwar period। तो जब उसने बोला इंटर वॉर पीरियड, आपको पता है कहाँ से कहाँ तक? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ था 1918 में, तो 1919 से लेकर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा शुरू हुआ 1939 में। तो मान लो 1938 तक लेकर या 1939 तक ही एक तरीके से माने, तो ये जो पीरियड था ना, इसको हम इंटर वॉर पीरियड बोलते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, आपको पता है कि बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़ गए थे लोगों को, उनकी सोशल लाइफ्स खराब हो रही थी, और ये जो वॉर अमंग नेशन बोल रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 के कंटेक्स्ट में ही बोल रहे थे। देन एज क्रिएटिंग कंडीशन गिविंग राइज टू टोटलिटेरियनिज्म। तो उन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ ना, और वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, डिस्ट्रक्शन आया, और हम जो स्टेबल इकोनॉमी जी रहे थे, हमारी बहुत सारी कंट्रीज में स्टेबल इकोनॉमी थी, वो सारी तहस नहस हो गई, इनस्टेबल हो गई। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या हुआ, टोटलिटेरियनिज्म को राइज मिला, ऐसे हैना अरेंट बोलते हैं। देन लास्ट पॉइंट, इन सच अ सिचुएशन ऑर्डर एंड सिक्योरिटी बिकम प्राइम कंसर्न। तो एक तो ये लाइन जो आपको लगेगी वो एक तो हॉब्स से रिलेटेड भी लगेगी, क्योंकि हॉब्स भी जो थे वो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, सिक्योरिटी, ऑर्डर, इन सब में बहुत बिलीव करते थे। प्लस आपको हॉब्स को तो याद होगा क्योंकि हॉब्स के टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था, इसलिए वो इन सब चीज़ों में बोलते हैं। सिमिलरली हैना अरेंट के ऊपर भी क्या था, उन्होंने हिटलर का क्रूरता देखी थी, वर्ल्ड वॉर 1 देखा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू भी होने वाला था, तो इसलिए उनके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। तब आपको उनकी थिंकिंग समझ आ गई ना कि वो ऐसा क्यों सोच रही थी। तो अगर आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट दिखेगी तो आप कभी भूलोगे नहीं। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम उनका पढ़ते हैं पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें वो पावर को 3 तरीके से डिफाइन करती है, एक एक करके पढ़ते हैं। पावर और स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस बताती है कि स्ट्रेंथ जो है एक क्या है, एक इंडिविजुअल का करेक्टरिस्टिक है। कोई बंदा अगर मोटा है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है, पतला है उसके बाद कम स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो पावर नहीं है, ठीक है। पावर जो होता है वो कलेक्टिविटी के पास होती है। पावर, स्ट्रेंथ आप एक इंडिविजुअल के पास डिफाइन कर सकते हो, लेकिन पावर जो है एक कलेक्टिव होके बनती है। या अगर आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल गया तब आप पावरफुल कहलाए जाओगे। स्ट्रेंथ तो एक इंडिविजुअल के पास भी हो सकती है, लेकिन पावर बहुत सारे लोगों से मिलके उन सबके सपोर्ट से बनती है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स। अब वो पावर एंड फोर्स के बीच का डिफरेंस बताती है कि फोर्स जो होता है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, नेचर हैज़ फोर्स, नेचर का अपना फोर्स होता है, लेकिन जो पावर है वो एक सोशल फिनोमिना है, वो हमने क्रिएट किया है। फोर्स एक नेचुरल है और पावर क्या है, आर्टिफिशियल। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना पावर को फोर्स, वो भी गलत है। तो पावर ना ही फोर्स है ना ही पावर एक स्ट्रेंथ है। तो फिर पावर है क्या, डिफरेंस इन पावर एंड वायलेंस। अब वो कहते हैं कि पावर वायलेंस भी नहीं है। तो अगर आपको कभी स्टेटमेंट दिखे कि पावर इज स्ट्रेंथ, फोर्स एंड वायलेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैना अरेंट, तो वो स्टेटमेंट होगी गलत। ये मैं आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करा रही हूँ साथ साथ, समझ रहे हो, ये एमसीक्यू का ही पार्ट है। इवन जो बुक्स मैंने पढ़ाई वो भी एमसीक्यू का पार्ट थी, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में लिखा था कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज विद मी, क्योंकि ये एमसीक्यू ही चल रहे हैं एक तरीके से। और अभी लास्ट में मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो वायलेंस इज एसोसिएटेड विद स्टेट एंड अथॉरिटी। तो बोलते हैं वायलेंस तो कौन करता है, स्टेट करती है वायलेंस, कोई अथॉरिटी जो हमारे ऊपर रूल कर रही है वो वायलेंस करती है, लेकिन जो पावर है वो लोगों के लिए होती है, लोगों के अच्छे के लिए होती है, लोगों के वेलफेयर के लिए होती है। तो वो पावर को एक तरीके से पॉजिटिव कंसेप्ट मान के चल रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आए कि पावर ना ही स्ट्रेंथ है ना ही नीदर फोर्स नीदर वायलेंस, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। लेकिन कभी आप गलती से भी पावर को, अगर आपने हैना अरेंट नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा हाँ भाई पावर तो स्ट्रेंथ भी होती है, पावर फोर्स भी होता है, और पावर का यूज़ करके हम वायलेंस भी करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू हैना अरेंट। और उन्होंने ये डिफरेंस भी बताए। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अब फीचर्स ऑफ पावर में पढ़ते हैं फिर पावर है क्या। अगर ना ही पावर स्ट्रेंथ है, ना ही पावर हमारा फोर्स है, और ना ही पावर हमारे लिए क्या है, वॉयलेंस है, तो फिर पावर है क्या। तो वो बोलते हैं कि पावर जो है वो बिलोंग करती है टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, वो ह्यूमंस पे बिलोंग करती है, पावर ह्यूमंस के पास होती है, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस पे। इट इज़ नॉट अ पोजेशन ऑफ अ इंडिविजुअल। पावर सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं हो सकती। पावर जो है वो सुई जनरस है, ठीक है, सुई जनरस मीन्स विच अपेयर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बिल्ड होती है, ठीक है, सुई जनरस मतलब। तो ये येलो हाईलाइटेड जो वर्ड है याद रखना, ये आपके एग्जर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुई जनरस मतलब क्या, विच अपेयर ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो पावर का कॉन्सेप्ट हैना अरेंट का है। जहाँ पे आपको पावर वर्ड दिखे ना, एक तो माइकल फुको का भी है, आई नो, वो और थिंकर्स भी कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं पावर का, बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन कोशिश करना कि वो अगर आपको ये चीज़ें याद रह रही हैं और आप रिलेट कर पा रहे हो तो हैना अरेंट टिक करके आना। देन पावर इमर्जेस व्हेन पीपल कम टुगेदर, ये है पावर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोग एक साथ आते हैं एक प्लेटफॉर्म के अंडर तो पावर बनती है, और वो पावर भी वो बात करती है पब्लिक स्पेयर में, और वो बोलते हैं कि जो पावर है वो प्राइवेट स्पेयर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख लो, समझ लो, रट लो, जो भी करो, पर पढ़ लो इसको कि पावर आप प्राइवेट स्पेयर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। जब आप अपने प्राइवेट स्पेयर में वापस जाते हो ना तो आप पावर बाहर छोड़ के जाते हो। एक मिनिस्टर जो है या एक पीएम भी है, ठीक है, वो भी जब अपने घर जाएगा ना, अपने प्राइवेट स्फीयर में जाएगा, तो वो अपनी जो पावर फुल स्टेटस है उसका वो बाहर छोड़ के आएगा, घर पे नहीं लेकर आएगा वो पावर को। वो
घर पे वो एकदम आम आदमी की तरह, मतलब जैसे पीएम को भी आपने देखा होगा अपनी मदर के साथ ऐसे रहते हैं, ठीक है, इतने पावरफुल इंसान होने के बावजूद। तो ये क्या है, प्राइवेट स्पेयर में वो पावर नहीं लेकर आता, वो बाहर तक ही सीमित होती है। बाहर वो जो पावर होती है वो पब्लिक के लिए होती है, और पब्लिक में भी कम। जब आपको ये जो येलो में मैंने लिखा है बस वो याद रखो, व्हेन पीपल कम टुगेदर। तो जो पावर का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको ये लाइन दिखे, व्हेन पीपल कम टुगेदर, तो ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आई है। पावर इज, अकॉर्डिंग टू हैना एरेंट, पावर इज एक्टिंग इन कंसर्ट विद ईच अदर। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो वो पावर है। तो ये लाइन एज इट इज आप याद रख लो। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में यानी जैसे हैना एरेंट की आपने फोटो तो देखी थी, कितनी स्टाइलिश थी ना। तो आप ऐसे इमेजिन करो आंख बंद करके कि वो कॉन्सर्ट कर रही हैं और वो गाना गा रही है, ठीक है। उनका बॉब कट भी है और एकदम फैशनेबल है, और वो गाना गा रही है, कॉन्सर्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे आपको एक कॉन्सर्ट वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब हैना एरेंट की लाइन है वो, ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं भी याद रहती फिर भी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट उनका कॉन्सेप्ट ऑन रेवोल्यूशन। मैंने आपको ऑन रेवोल्यूशन बुक याद करवाई थी, तो उस बुक में क्या क्या उन्होंने बोला, ये वेरी इंपॉर्टेंट एजर्शन रीजनिंग में आ सकता है और आया भी हुआ है, कि हैना एरेंट जो थे वॉयलेंट रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। वो काल, इसलिए जो कार्ल मार्क्स जो थे ना, वो वॉयलेंट रेवोल्यूशन की बात करते थे, राइट, वॉयलेंट रेवोल्यूशन की बात करते थे। तो इस बात पे वो कार्ल मार्क्स से सहमत नहीं थे। बीटा एक्टिवा एक्शन वाले पॉइंट पे जो वो सहमत थे, थिंकिंग वाली चीज़ को लेकर, लेकिन वो वॉयलेंट रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे, ये याद रखना। दूसरी बात, तो वॉयलेंट के अगेंस्ट है तो इसका मतलब क्या, वो पीसफुल रेवोल्यूशन में मानते होंगे, राइट। अगर कोई बंदा वॉयलेंस के अगेंस्ट है तो इसका मतलब क्या, वो पीसफुल के फेवर में है, ये तो याद रखने जैसा भी नहीं है। देन रेवोल्यूशन इज नॉट अबाउट चेंज इन मटेरियल स्फीयर। तो वो बोलते हैं कि सिर्फ हमारे मेटलिस्टिक स्फीयर में चेंज आ जाना वो कोई रेवोल्यूशन नहीं है। रेवोल्यूशन का रियल मतलब है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन, हम साइकोलॉजिकली, जो हमारा साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन होना चाहिए, हम दिमाग से इतने रेवोल्यूशनाइज हो जाए कि हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाए, इसलिए वो बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो थिंकिंग को एकदम अगेंस्ट थे, नहीं, वो बस एक्शन को ज़्यादा सुपीरियर रखते थे, एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी मानते थे। थिंकिंग भी उनके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो बोलते थिंकिंग, ऑब्वियसली वो बोलेंगे ना थिंकिंग होगी तभी तो एक्शन होगा, कोई जो बंदा सोचेगा नहीं तो वो एक्शन कैसे लेगा। लेकिन जो बंदा सोच भी रहा है और एक्शन भी ले रहा है तो एक्शन उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोचने के बाद। तो वो प्रायोरिटी के टर्म्स में बता रही हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसा कोई ब्लंट स्टेटमेंट आ जाए ना कि हैना एरेंट थिंकिंग को रिजेक्ट करते हैं, तो वो आपको फंसाने के लिए दे रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट करते थे। तो रियल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन से कौन याद आया भाई, टेलर याद आए। टेलर भी मेंटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में टेलर भी हो, फंसाने के लिए वो ये बोल दे, लेकिन रेवोल्यूशन और मेंटल रेवोल्यूशन टर्म एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइन एक साथ लिखी हुई है, तो एक बार दो बारी क्वेश्चन पढ़ लेना कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या वो इंडस्ट्रियल के कॉन्टेक्स्ट में, वर्कर्स या पार्टिसिपेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो वो टेलर। लेकिन अगर दूसरे स्पेयर में बात हो रही है तो वो होगा मटेरियल स्फीयर की बात करके, ये लाइन लिखी आ रही है तो वो होगा उसका आंसर हैना एरेंट। तो ये हो गया आपका एक और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो यहाँ से बन सकता है, जैसे कि आजकल डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब उन्होंने ये तो बहुत आ भी चुका है, मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था ये क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसमें, प्लस एजर्शन रीजनिंग में भी 2017-18 में आई गेस आया था। तो उन्होंने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंपेयर किया है और अमेरिकन रेवोल्यूशन को अच्छा माना है। तो क्योंकि आपको ये याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि वो यूएस से भाग गई थी, तो यूएस से भागी तो इसका मतलब उनको यूएस से ज़्यादा पसंद है ना कि फ्रेंच, ऐसे याद रखो, ठीक है। हैना एरेंट को कौन ज़्यादा पसंद है, यूएस से, अमेरिका ज़्यादा पसंद है, तभी तो वो यूएस से भाग गई थी जर्मनी से, ना ये हिटलर से परेशान होकर। तो वो बोलते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से लोगों को सिविक फ्रीडम मिली, क्या मिली, सिविक फ्रीडम। तो सिविक फ्रीडम को वो मानती थी, सिविल फ्रीडम में या सिविक फ्रीडम में वो मानती थी, तो ये याद रखना। तो सिविक फ्रीडम में जैसे आपको पता ही है कि जैसे यूएसए में बिल ऑफ राइट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स था ना यूएसए में, तो वो सिविक राइट्स प्रोवाइड करता था अपने सिटीजन को, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, कस्टमरी राइट्स, ये सब। तो इसलिए वो सिविक फ्रीडम में मानती थी। तो सिविक फ्रीडम जहाँ पे वर्ड आ जाए इसका मतलब हैना एरेंट की बात हो रही है। देन वेयर एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो बोलते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन मुझे अच्छा नहीं लगा, अमेरिकन अच्छा था। क्यों, फ्रेंच में अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि वो सिविक फ्रीडम को निगलेक्ट करता है, सिविक फ्रीडम के खिलाफ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वो सोशल और इकोनॉमिक क्वेश्चंस के साथ डील करता था। लेकिन वो किसकी बात करती है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक नहीं भाई, पॉलिटिकल क्वेश्चन से डील करना है मुझे। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो वो हैना एरेंट का होगा। देन
यहाँ भी गया यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कि अकॉर्डिंग टू हर रेवोल्यूशन शुड लीड टू सिविक फ्रीडम पॉलिटिकल क्वेश्चन। तो वो बात अगर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी भी PYQ में था, तो सिविक फ्रीडम जो है वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस की बात करती है, सोशल और इकोनॉमिक को वो क्रिटिसाइज करती हैं। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में वो रेवोल्यूशन को नहीं देखती, वो बोलती है कि रेवोल्यूशन अगर लाना है ना तो वो पॉलिटिकल स्फीयर में आना चाहिए, और पॉलिटिकल स्फीयर में जब रेवोल्यूशन आएगा तभी सिविल फ्रीडम मिलेगी। अगर आप सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में रेवोल्यूशन लाओगे, सोशली और इकोनॉमिकली सेंस में लाओगे, तो सिविक फ्रीडम नहीं मिलेगी, इसलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उनका कि हर कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इज बेस्ड ऑन हर कंसेप्ट ऑफ पावर एंड हर थ्योरी ऑफ एक्शन। थ्योरी ऑफ पावर और थ्योरी ऑफ एक्शन हमने पढ़ ली है। तो अकॉर्डिंग टू हर मैन इज अ जून पॉलिटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इज पॉलिटिकल एक्शन विच इज ट्रू ह्यूमन कंडीशन। तो ये उनकी बुक जो है ह्यूमन कंडीशन, तो मैंने आपको बताया ना ह्यूमन कंडीशन में उन्होंने क्या बोला, तो आप ऐसा मान के चलो ह्यूमन कंडीशन में उन्होंने पावर और थ्योरी ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। देन शी गिव्स अ नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स। तो नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या, नॉन ट्रेडिशनल व्यू देती हैं वो पावर एंड पॉलिटिक्स का। घिसा पिटा जो पुराना आइडिया होता है ना पावर का, कि सबको लगता है कि पावर से वायलेंस होता है, स्ट्रेंथ होता है, फोर्स होता है पावर, तो वैसा उन्होंने घिसा पिटा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया पावर और पॉलिटिक्स का। मॉडर्न भी नहीं बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल इज अ बेटर टर्म टू यूज हियर। देन पावर एंड पॉलिटिक्स बिलोंग टू सिविल सोसाइटी। सिविल फ्रीडम की बात करती हैं तो सिविल सोसाइटी की ही बात करेंगी ना, तो सिविल सोसाइटी सिविल फ्रीडम। सिविल सोसाइटी से आपको ग्राम्स की भी याद आना चाहिए वैसे तो, ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स है, पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पावर की बात हो रही है, सिविल सोसाइटी की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, एक ही लाइन में जहाँ पे ये तीन टर्म्स आ जाए, यानी कि वो हैना एरेंट की बात हो रही है, ना कि ग्राम्स्की की। तो ये स्टेटमेंट हमें कंफ्यूज कर देती है कि सिविल सोसाइटी पढ़ के हम ग्राम्स्की टिक करके आ सकते हैं, पर हैना एरेंट होना चाहिए, पहले आप उसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, फॉर एरेंट द पॉलिटिकल कम्युनिटी इज द रिलीम ऑफ एक्शन पर एक्सीलेंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है, अच्छा पॉलिटिकल कम्युनिटी का भी आइडिया हैना एरेंट का है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है, एक ऐसा एरिना, ऐसा एक स्पेयर जहाँ पे जो एक्शन है वो इक्वल है एक्सीलेंस के। ठीक है, एक्शन आपका एक्सीलेंट होना चाहिए एक तरीके से। इट इज़ वेयर सिटीजन्स आर एक्टिवली कमिटेड टू अ पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे सिटीजन्स जो है बहुत कमिटेड होते हैं पॉलिटिक्स को लेकर, तभी वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो पॉलिटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा हम किस में देख सकते हैं, पॉलिटिक्स इज बेस्ट सीन एज अ फॉर्म ऑफ एक्शन। कोर्ट वाला आ गया है, तो जैसे कोर्ट्स आते हैं आजकल, तो उसमें ये पूछा सकता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है, तो पॉलिटिक्स इज बेस्ट सीन एज अ फॉर्म ऑफ एक्शन। तो एक्शन का याद रखना, एक्शन थ्योरी मैंने आपको बताया था। सो वेरी फेमस कॉन्सेप्ट्स। अब हम पढ़ते हैं हैना एरेंट के कोट्स के बारे में, जहाँ से आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत सारे कोट्स आपसे पूछे जाने लग गए हैं और आपको नहीं पता होता है। ठीक है, तो पहला कोट है, देयर आर नो डेंजरस थॉट, थिंकिंग इटसेल्फ इज डेंजरस। ठीक है, कोई थॉट, आपका कोई आइडिया डेंजरस नहीं होता, लेकिन आपकी खुद की जो सोच होती है वो ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। ठीक है, अगर आप बुरा सोचोगे तो एक्शन में भी आपके वही दिखेगा। तो हिटलर की सोच इतनी बेकार थी, प्लस ये बीटा कंटेम्पलेशन की यहाँ पे बात कर रही हैं, तो आपको याद रखना कि थिंकिंग वर्ड, अगर हाँ भाई थिंकिंग तो बीटा कंटेम्पलेशन, और थिंकिंग की बात उन्होंने हैना एरेंट ने की थी, और डेंजरस बोला था, क्योंकि डेंजरस क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ पे हिटलर था, तो ऐसे आप रिलेट करके उसको सही टिक कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट, ओनली द मॉब एंड द एलीट कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मोमेंटम ऑफ टोटलिटेरियन इटसेल्फ। तो बोलते हैं कि जो एलीट क्लास होती है, क्योंकि आपको पता है मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म आया था उस टाइम पे, और फिर उसके बाद हिटलर आया था, टोटलिटेरियनिज्म, और मॉब यानी कि कुछ हद तक क्राउड। ठीक है, जो वो बोलते हैं कि एलीट क्लास और मॉब ये टोटलिटेरियनिज्म से अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मासिस है, ठीक है, जो हमारी जो मेन जनता है, सिटीजन्स है, मतलब मेजॉरिटी जो है वहाँ की, ठीक है, वो हम उनका अगर आपको दिल जीतना है तो वो प्रोपोगेंडा से ही जीता जा सकता है। आपके कुछ अच्छे आइडियाज़ होंगे, आपके कुछ अच्छे एक्शंस होंगे, आपका प्रोपोगेंडा अच्छा होगा, तब आप उनका दिल जीत सकते हो। एलीट का दिल टोटलिटेरियनिज्म से जीता जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी सिर्फ प्रोपोगेंडा से जीती जा सकती है। अब यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म के बारे में हम दो तीन चीज़ें याद कर लेते हैं जो मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला है। टोटलिटेरियनिज्म को वो एज अ रूल ऑफ वायलेंस एंड टेरर बोलती थी। ठीक है, वायलेंस एंड टेरर का रूल बोलते थे, तो ये भी याद रखना कि वायलेंस और टेरर है टोटलिटेरियनिज्म। उसके अलावा बोलते थे वो टोटलिटेरियनिज्म अपने आप को मेंटेन कैसे करता है, कि भाई हिटलर का रूल आया, वो उसने अपने आप को मेंटेन कैसे किया, इतना क्रूर होने के बावजूद लोग उसको उसके खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं पा रहे थे, तो बोलते हैं कि क्योंकि उसने एक्सट्रीम वायलेंस का यूज़ किया,
एक्सट्रीम वायलेंस का यूज़ करके उसने क्या किया, अपना रूल को मेंटेन किया। पहला एक्सट्रीम वायलेंस का यूज़ किया और दूसरा उसने आइडियोलॉजी का यूज़ किया। ठीक है, तो वही प्रोपोगेंडा प्लस मिथ, प्रोपोगेंडा प्लस मिथ, ये उसका बोला था। तो अगर ये आता है ना आइडियोलॉजी इज इक्वल टू प्रोपोगेंडा प्लस मिथ, तो यानी कि हम ये हिटलर के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है और ये हैना एरेंट ने बोला है, सिंपल। ठीक है, उसके अलावा वो मॉडर्निटी को भी क्रिटिसाइज करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताती है। तो ये कुछ की टर्म्स आप याद रखना कि वो मॉडर्निटी को क्यों क्रिटिसाइज करती हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी वाला केस हुआ था, वो क्योंकि मॉडर्निटी आई, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, तो जापान को इतना सब कुछ फेस करना पड़ा, हिरोशिमा नागासाकी वाला उनके साथ चीज़ हुई। तो अगर कभी हिरोशिमा नागासाकी जैसा एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट या एजर्शन रीजनिंग में दिखता है, तो वो किसका होगा, वो हैना एरेंट का होगा। ये मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा भी हुआ है। प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आप यहाँ पे ही लिख लेती हो, आप अपने नोट्स में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप राइटिंग तो मैं अच्छी लिख रही हूँ वैसे मेरे हिसाब से। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ठीक है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन के अगेंस्ट थी वो। ये सब उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म वाली जो बुक थी ना उनकी, ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, उसमें लिखा है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़, टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़। ये भी मॉक टेस्ट में मैं जब एक एडीसीकर का मॉक टेस्ट दे रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन दिखा था मुझे। तो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन और टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अगेंस्ट थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट थी, क्योंकि वो मॉडर्निटी के अगेंस्ट थी। और ब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी कि ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन एक्सेसिव यानी कि हद से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी भी नहीं होनी चाहिए। और वो बोलती थी ये दोनों जो चीज़ें हैं, टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी और एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये दोनों चीज़ें मॉडर्निटी की वजह से होती है। ठीक है, और वो बोलती थी कि जो ज्यूज़ है वो अपनी सिचुएशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल स्पेयर को निगलेक्ट किया फॉर द इकोनॉमिक स्पेयर, या कि वो इकोनॉमिक स्पेयर में हो गए। ठीक है, वो हमेशा इकोनॉमिक चीज़ के बारे में सोचते थे, अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते रहते थे, और ज्यूज़ ने कभी पॉलिटिकल स्पेयर को इतना फोकस किया ही नहीं। अगर वो पॉलिटिकल स्पेयर को अच्छे से फोकस करते तो हिटलर जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते। तो वो बोलते थे वो ज्यूज़ की ही गलती है कि उन्होंने वो कैपिटलिज्म में इतना खो गए, इकोनॉमिक स्पेयर को इतना फोकस किया कि पॉलिटिकल स्पेयर में आना भूल ही गए। ठीक है, सब इसको रब करते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो पढ़ते हैं इनका नेक्स्ट कोट। एक्शन विदाउट अ नेम हु अटैच टू इट इज मीनिंगलेस। मतलब एक एक्शन है, उस एक्शन का आपने कुछ सोचा ही नहीं है उस एक्शन के बारे में कि ये एक्शन किया किस लिए जाए। आपको पता है मुझे ये काम करना है, पर उसके पीछे आपका कोई मोटिव नहीं है, एजेंडा नहीं है। तो ऐसा एक्शन जिसके पीछे कोई मीनिंग अटैच ना हो, ठीक है, उसका कुछ लेना देना ना हो, किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करना है आपको पता ना हो, तो वो मीनिंगलेस एक्शन होता है। तो ये जहाँ पे आपको एक्शन वर्ड दिखे, मीनिंगलेस टर्म दिखे, वो किसका होगा, हैना एरेंट क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द थर्ड वर्ल्ड इज नॉट अ रियलिटी बट एन आइडियोलॉजी। तो वो बोलते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो एक रियलिटी नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, देन द मोस्ट रेडिकल रेवोल्यूशनरी विल बिकम अ कंजर्वेटिव द डे आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो वो बोलते हैं कि जिस दिन रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन के बाद, तो जो सबसे रेडिकल रेवोल्यूशनरी होगा ना, सबसे ज़्यादा जो कट्टर रेवोल्यूशनरी होगा, वो एक क्या बन जाएगा, वो कंजर्वेटिव बन जाएगा। रेवोल्यूशन के बाद जो रेडिकल्स होंगे वो कंजर्वेटिव बन जाएंगे, ये वो बोलती हैं। द सैड ट्रूथ इज दैट मोस्ट इवल इज डन बाय द पीपल हु नेवर मेक अप देयर माइंड्स टू बी गुड और इवल। तो वो बोलती है, अच्छा अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोलती है, मैं आपको बहुत बताती हूँ, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने एक लास्ट बुक पढ़ी थी जो मैंने आपको ट्रिक में बनाई, इसका मैं स्पेलिंग शायद गलत लिख दूँ, एरिक मैन, हाँ एरिक मैन इन जेरूशलेम, द रिपोर्ट ऑन पेनल्टी ऑफ ईवल, ऐसा कुछ मैंने आपको बुक बताई थी, राइट। तो इस बुक में का ये कोट है, ठीक है, जब क्योंकि आपको पता है ईवल वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब उसी बुक का होगा। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है ये लाइन बोलने का, वो कहती है जो हिटलर था ना, हिटलर का जो बंदा था, एरिक मैन था शायद उसका नाम, वो उससे सारे काम कराता था और वो एकदम ब्लाइंडली उसको फॉलो करता था, जो आगे मैंने एक लाइन लिखी भी हुई है। तो बोलता है कि जो सबसे बुरी बात तो ये है कि जिस बंदे को अच्छे और बुरे के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, वो बंदा ही सबसे ज़्यादा ईवल करता है, क्योंकि वो ब्लाइंडली ओबे करता है अपने मास्टर को। ठीक है, अब जैसे वो कंस्ट्रक्शन कैंप्स बनाए थे हिटलर ने, जहाँ पे वो उसको छोड़ देता था, सबको न्यूट करके छोड़ देता था, खाना नहीं देता था, एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में 50-50 लोग रहते थे, एक के ऊपर एक गिरे पड़े रहते थे। ठीक है, बहुत गंदी कंडीशन में, वहाँ पे पॉइजनस गैस छोड़ देता था वो, आपने सब सुना होगा। तो ये सब वो हिटलर खुद जाके थोड़ी करता था, वो अपने बंदे को भेजता था, एरिक मैन को भेजता था। तो वो एरिक मैन भी वो उसकी ब्लाइंडली उसको ओबे करता था, उसको नहीं लगता, उसको बेचारे को
खुद की समझ नहीं थी कि यार मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, नहीं, उसको कुछ फील ही नहीं होता था। वो बोलता था उस, तभी हैना अरेंट बोलती है कि गुड और इवल का उसको माइंड में भी नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा इवल वही लोग करते हैं जो कभी अपने खुद से गुड और इवल जिन्होंने नहीं किया हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जब ये पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तो अब ये आ गए आपके कुछ स्टेटमेंट और एजेशन रीजनिंग के लिए जो आपको हेल्प करेंगे। साइंस इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ वेस्ट हैंड एंड फिलोसफी इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ वेरी। वेस्ट हैंड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग या इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। और वर्स्ट हैंड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैक्स वेबर में भी पढ़ाया था आई गेस। और वर्नफ्ट यानी कि होता है रीजन। तो जहाँ पे आपको ये ऐसे ऐसे आजकल टर्म्स पूछे जाने लगे हैं, तो किसने बोला था? हैना अरेंट ने बोला था कि जो साइंस है वो क्या है, साइंस एक इंटेलेक्ट है, साइंस एक वर्ड स्टैंड है। वेयरएज जो फिलोसफी है, ठीक है, जो फिलोसफी होती है वो एक रीजन को एक्सरसाइज करती है, वो रीजन को हम क्या बोलते हैं? वर्डनफ्ट। ठीक है, तो ये जर्मनी के कुछ वर्ड्स हैं, जर्मन वर्ड्स हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखे थे, जिसके मीनिंग ब्रैकेट में मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एंड द पीपल बोथ टुगेदर गवर्न द कंट्री। तो बोलते हैं कि एक जो कंट्री होती है वो सरकार और उसके लोग मिलकर चलाते हैं, इसलिए जो ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग। तो इसलिए जो आपका जो पुराना जो कंसेप्शन है ना, सो कॉल्ड कंसेप्शन, ऑर्थोडॉक्स कंसेप्शन, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी कि कौन? रूलर। कभी गवर्नमेंट की जगह आपको हो सकता है रूलर वर्ड लिखा हो, और गवर्न की जगह आपको हो सकता है कि रूल्ड वर्ड लिखा हो, तो एक ही बात है। तो जो रूलर और रूल्ड के बीच का जो फर्क है वो फॉल्स और मिसलीडिंग है। तो लोगों को ये लगता है ना कि सरकार सिर्फ रूल करेगी और जो वहाँ के जो सिटीजन है वो सिर्फ उनकी बात मानेंगे। तो ये जो कंसेप्शन है ना, ये फॉल्स है, ये मिसलीडिंग है। बल्कि जो जो देश होता है, वो देश सिर्फ सरकार नहीं चलाती, वो दोनों मिलकर चलाते हैं, गवर्नमेंट भी और गवर्नड भी, यानी कि वहाँ के लोग भी और गवर्नमेंट भी। तो ये लाइन भी किसने बोली है? हैना अरेंट ने बोली है। ये उनके कुछ आइडियाज़ हैं जो बहुत हेल्प करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोग स्किप करके चले भी जाएं, तो आई डोंट नो बाद में आपको ही मुश्किल होगी। देन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मैंने बोला, आपको सपोर्ट कर रहे थे कि पॉलिटिकल कम्युनिटी को वो पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी बोलते हैं, ये कीवर्ड याद रखना। और ये पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी जो है बॉटम अप अप्रोच पे चलती है, कि लोग जो है नीचे से पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, देन ऊपर, फिर उसके अपने ऊपर लोगों को सिखाते हैं, देन। तो ये ऐसा होता है, बॉटम अप अप्रोच है, पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी है। जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसमें पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, और वो पॉलिटिकल कम्युनिटी को काउंसिल स्टेट बोलती हैं, जो कि एक पीवाईक्यू है, और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी हो सकता है आपके दिसंबर वाले अटैम्प्ट में, या कभी आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी को काउंसिल स्टेट किसने बोला, या काउंसिल स्टेट जो कीवर्ड है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना, काउंसिल स्टेट पॉलिटिकल कम्युनिटी किससे है? हैना अरेंट से। देन फॉर हर मोरालिटी एंड कल्चर पॉलिटिक्स फॉर्म्स एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो बोलते हैं कि मोरालिटी और कल्चर की अगर हम बात करें, जैसे मोरालिटी और कल्चर है, वैसे ही पॉलिटिक्स भी जो है वो एक ह्यूमन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक मोरालिटी, हमारा कल्चर है, हमारा वैल्यूज़ है, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉलिटिक्स भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हैना अरेंट। क्योंकि वो क्यों बोल रही थी, अब आपको समझ आया? क्योंकि पॉलिटिक्स अगर हमारे हाथ से छीन गई तो हिटलर जैसे लोग आ जाएंगे, और हिटलर जैसे लोग आ जाए तो वो जूस को परेशान करेंगे। तो इसलिए वो ये सब बोल रही है कि पॉलिटिक्स को वो इतना तवज्जो क्यों दे रही है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ ब्रिटिश एंड अ कोएर्सिव एक्टिविटी। और वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो ब्रिटिश एक्टिविटी, या ब्रूटल जिसको हम बोल सकते हैं, और कोएर्सिव यानी कि जिसका हम जहाँ पे फोर्स का यूज़ करते हैं, वो नहीं होता पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक कल्चरल और मोरल एक्टिविटी है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, हिटलर जैसे लोग आके पॉलिटिक्स को बुरा बना देते हैं, उसको ब्रूटल कर देते हैं, उसको कोर्सिव एक्टिविटी बना देते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो वो पॉलिटिक्स को बोलते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई आता है ना कि पॉलिटिक्स की वो अगेंस्ट थी, नहीं, वो पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं थी कभी भी, बल्कि वो पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, कल्चरल और मोरल एक्टिविटी बोलती है। देन रीजन ऑफ इवल इज द कल्चर ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस ऑफ टू द अथॉरिटी। वही मैंने जो एरिक मैन वाला एग्जाम्पल बताया आपको, कि एरिक मैन क्या था, वो ब्लाइंडली ओबे करता था किसको? अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी यानी कि हिटलर को। तो ईवल क्या है? ईवल सबसे बड़ा रीजन क्या है ईवल के पीछे का? वो कल्चर। तो ईवल होता क्यों है भाई? अब आपको समझ आया, ईवल यानी कि सबसे बड़ा ईवल यानी कि वायलेंस। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग ब्लाइंडली ओबे करने लग जाते हैं अथॉरिटी को, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका पीवाईक्यू।
ये था आपका 2017 में आया हुआ कि हु बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन अकर्स व्हेन इट इज लिमिटेड टू पॉलिटिकल एंड नॉट एक्सटेंडेड टू सोशल। कि रेवोल्यूशन तब होता है जब वो पॉलिटिकल तक ही सीमित रहे। अगर रेवोल्यूशन को हम सोशल स्पेयर या इकोनॉमिक स्पेयर में ले गए ना, तो रेवोल्यूशन नहीं, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। रेवोल्यूशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कि वो किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि पॉलिटिकल था। और वो बोलते हैं कि क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो सोशल और इकोनॉमिक तक था, तो सिविक फ्रीडम नहीं आ पाई, इसलिए नहीं हो पाया। तो इसका आंसर था हमारा हैना एरेंट। अब आपको ये इजी लगा होगा क्वेश्चन, आई गेस। तो क्रेन ब्रिंटन, जो भी एक ऑप्शन में था पीछे आपने, क्रेन ब्रिंटन, उन्होंने भी रेवोल्यूशन टर्म दिया था। टर्म रेवोल्यूशन क्रेन ब्रिंटन ने दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपने देखा है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको सारे थिंकर्स अब ऐसे ही कवर करने हैं। हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए आने वाले टाइम पे, तो आपको खुद ऐसी चीज़ें कवर करनी है जिस हॉलिस्टिकली मैंने आपको कवर कराया। मैंने आपको डिटेल में भी नहीं बताया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको ऐसे कवर करवाया कि जिससे आपका कोई एमसीक्यू आ जाए ना, तो आप सॉल्व कर पाओगे। इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। चलो, सबकी नहीं, 90% गारंटी दे देती हूँ कि सॉल्व कर पाओगे जितना मैंने पढ़ाया। ठीक है। और बाकी आपको 10% खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। उस टाइम पे पेपर में दिमाग चलाना पड़ेगा कि हैना अरेंट हो सकता है कि नहीं। हिटलर का याद रखो बस उसके दिमाग में, कि वो सारा उसका रिवॉल्व कर रहा है, पावर, एक्शन, ये सब। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो डू प्लीज़ प्लीज़ कमेंट, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। लाइक भी मत करो यार, कोई बात नहीं, लाइक मत करो, लेकिन एटलीस्ट कमेंट करके जाया करो। ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है तो चाहे डिसलाइक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।